नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 से संबंधित सभी जानकारी वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित सभी जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं उनके बारे में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के जो फॉर्म है वो 7 मार्च 2025 यानी कि कल से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकलते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इससे जुड़ी जो एडमिशन की गाइडलाइंस है वो भी जारी की जाती हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन एडमिशन गाइडलाइंस को हिंदी में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इन एडमिशन गाइडलाइंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके मेन पेज पर जाकर आप शैक्षिक वाले टैब पर जाकर प्रवेश पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एडमिशन गाइडलाइंस का PDF आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देश 2025-26। यहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की हुई हैं एडमिशन 2025-26 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में वो किस तरीके से होते हैं। 2025-26 सत्र में क्या कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर पुराने के जैसे ही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिविल या डिफेंस सेक्टर के, और जो दूसरे होते हैं वो प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर के। तो दोस्तों, दोनों में जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर आते हैं उनके अंदर क्या जो है एडमिशन प्रायोरिटी चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जाती है सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में वो उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है। इसी तरीके से जो दूसरी प्राथमिकता दी जाती है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज़ या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों को दी जाती है। उनकी भी जॉब ट्रांसफरेबल हो सकती है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है। इसी तरीके से चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के कर्मचारी के जो बच्चे हैं चाहे उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो, उनके बच्चों को तीसरी प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरीके से जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, इनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दी जाती है, चाहे इनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। इसी तरीके से दोस्तों, ऊपर 4 कैटेगरीज में जिन बच्चे नहीं आते हैं उन बच्चों को 5th प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि 5th प्रायोरिटी दी जाती है, 5वीं प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, इनमें वो बच्चे आते हैं जिनके बच्चे के माता पिता दुकानदार हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसान हैं या फिर किसी भी तरीके की ऐसी जॉब करते हैं जो कि सरकारी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार के कैटेगरी में नहीं आती है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रेफरेंस दिया जाता है कि पिछले 7 सालों में बच्चे के माता या पिता जिनके आधार पर एडमिशन हो रहा है उनके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी जॉब के दौरान। तो दोस्तों, इससे भी जो है एक प्रेफरेंस दिया जाता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें सबसे पहली प्राथमिकता उन बच्चों के माता पिता को दी जाती है जिनके माता पिता जो है उसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं, जो कि उन प्रोजेक्ट सेक्टर द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई बच्चा जो है वो NTPC में एडमिशन लेना चाहता है और NTPC द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ ही केंद्रीय विद्यालय है जो कि NTPC में ही है। तो दोस्तों, अगर बच्चे के माता पिता NTPC में काम करते हैं और बच्चा उसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के फॉर्म भरता है तो उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन में वो सबसे पहले सर्विंग एम्प्लॉय को दिया जाएगा, उसके बाद डेपुटेशन एम्प्लॉय को, उसके बाद रिटायर एम्प्लॉय को और उसके बाद जो डायरेक्टली हायर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको भी दिया जाता है। इस तरीके से पहली प्रायोरिटी में भी प्रेफरेंस दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जो दूसरी प्राथमिकता दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों को या फिर एक्स सर्विसमैन के बच्चे को, उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया उसी तरीके से प्रायोरिटी यहाँ पे भी चलती है। और यहाँ पर जो सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है वो 6th प्रायोरिटी मिलती है उन बच्चों को जो कि इन सरकारी नौकरी के कर्मचारी के बच्चे नहीं होते हैं, जो कि किसान के बच्चे होते हैं या फिर किसी भी तरीके की प्राइवेट जॉब करते हैं, दुकानदार हैं या फिर अपना कोई बिजनेस करते हैं। ऐसे बच्चों को 6th प्रायोरिटी मिलती है इन केंद्रीय विद्यालयों में। और दोस्तों, यहाँ पर भी प्रेफरेंस दिया जाता है जिन बच्चों के
माता पिता के आधार पर पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उसके आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पर हम एज को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 1 से लेके जितनी भी क्लासेस में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होता है उनमें एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो बच्चा है उसकी जो उम्र है वो 6 साल पूरी होनी चाहिए 31 मार्च 2025 को। और दोस्तों अगर बच्चा 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है, यानी कि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, तो वो भी एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम एज बताई गई है 31 मार्च 2025 को हर पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग अलग। तो क्लास 1 में 31 मार्च 2025 को जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 6 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए। क्लास सेकंड में 7 साल पूरी होनी चाहिए, 9 ईयर से कम होनी चाहिए। और क्लास थर्ड में 8 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 10 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से क्लास फोर्थ में 9 साल पूरी होनी चाहिए और 11 साल से कम होनी चाहिए। उसी तरीके से क्लास फिफ्थ में 9 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 11 साल कम होनी चाहिए। इस तरीके से क्लास सिक्स में 10 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 12 साल से कम होनी चाहिए। क्लास सेवन्थ में 11 साल होनी चाहिए लेकिन 13 साल से कम होनी चाहिए। क्लास 8th में 12 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 14 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से क्लास 9th में 13 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 15 साल से कम होनी चाहिए। और क्लास 10th में 14 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 16 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह किए जाएंगे वो बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो भी है वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अगर बच्चा कोई दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट में। यानी कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा क्लास 1 में फॉर्म भरता है तो उसकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 8 से ना लेकर 10 साल कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उसका एडमिशन 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में हो सकता है। इसी तरीके से क्लास 11th में एडमिशन के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक रूल ये है कि अगर बच्चा क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो उसी साल में अप्लाई करेगा क्लास 11th में जिस साल उसने क्लास 10th की परीक्षा जो है पास की है। और इसी तरीके से क्लास 12th में एडमिशन के लिए भी कोई भी एज बार नहीं है। इसमें भी अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो क्लास 12th में एडमिशन करा रहा है तो क्लास 11 जो उसने पास किया हो वो उसी ईयर में पास किया हो जिस ईयर में जो है उसने क्लास 12th में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से ये एज की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि रिजर्वेशन कितना किसको मिलता है। तो दोस्तों जो हमारे इंडिया में रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी हैं उनको जो है केंद्रीय विद्यालयों में भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है। तो इनमें आते हैं अनुसूचित जाति जिनको कि शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति जिनको कि शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी होते हैं। तो दोस्तों 15% जो सीट होंगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं, 7.5% सीट जो होती हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए होंगी, और 27% सीट जो होंगी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वो रिजर्व होती है। ऑल फ्रेश एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय, सभी फ्रेश एडमिशन के लिए 3% जो सीट रिजर्व होती हैं वो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, मतलब बच्चा जो है दिव्यांग की श्रेणी वगैरह में आता है तो उसको जो है 3% सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न भी दिया गया है कुछ बच्चों को, जैसे कि द चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ केवीएस रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर में, तो उनको जो है साल के किसी भी टाइम जो है एडमिशन मिल सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है। मतलब इस तरीके से उनको जो है एडमिशन में प्रेफरेंस दिया जाता है, स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे जिनके जो है माता पिता जो है वो सेवाकालीन दौरान जो है मृत्यु की प्राप्ति हो गई दुर्भाग्यवश, ऐसे बच्चे को भी स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है और उनको भी एडमिशन का प्रोविज़न है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे जिनको कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र, सेना मेडल, आर्मी, नौसेना मेडल, नेवी, वायुसेना मेडल वगैरह मिला हुआ है, उनको भी स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो है ऐसे बच्चे जिनको जो है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री या फिर पुलिस मेडल अवार्ड वगैरह मिला हुआ है प्रेसिडेंट से, उनको भी स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। और ऐसे बच्चे जो कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स में अपना जो है वो योगदान दिए हैं और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है वो खेलो इंडिया, SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, CBSE या फिर नेशनल स्टेट लेवल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और उनकी जो पोजीशन आई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई है, इनको भी जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। और राष्ट्रपति पुरस्कार किसी बच्चे को स्काउट्स एंड गाइड्स के
अंतर्गत मिला हुआ है उसको भी स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। इसी तरीके से और कई सारे जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न है जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माता पिता दुर्भाग्यवश जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दिवंगत हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स स्कीम के तहत जो है क्लास के ओवर एंड अबव जो है वो एडमिशन देने का प्रोविज़न है। इनकी जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा 10 बच्चों को पर केंद्रीय विद्यालय शेयर की जाती है और 2 बच्चे पर क्लास जो है वो शेयर की जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका रिकमेंडेशन के आधार पर इन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ऐसे बच्चों को किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, ना तो ट्यूशन फीस, ना तो कंप्यूटर फंड, ना ही विद्यालय विकास निधि के तौर पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक रूल है कि जो बच्चा है वो पीएम केयर के चिल्ड्रन पोर्टल में जो है रजिस्टर होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जानकारियाँ देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है क्लास 1 और बालवाटिका कक्षाओं में एडमिशन के लिए। तो जो आपके बच्चे का एडमिशन होता है वो सोलली डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के पास या फिर आपके पास किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे के पास जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ या फिर नगर पंचायत वगैरह नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, और इसी तरीके से विलेज पंचायत से मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, मतलब सरकारी आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वो जो है होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों अदर क्लासेस के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। उन क्लासेस के लिए जो एडमिशन के लिए जो एज प्रूफ के तौर पर जो उसका लास्ट अटेंडेंट क्लास का टीसी होगा वही कंसिडर कर लिया जाएगा जो है एडमिशन के लिए। हाउएवर यहाँ पर आपको सजेशन दिया जाता है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको जो है लेके रखें। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चा जो है रिजर्व कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, बच्चे के माता पिता रिजर्व कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, नॉन क्रीमी या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी एप्लीकेबल हो, इससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, तभी आप इन सब जो रिजर्वेशन का लाभ है वो ले पाएंगे। दोस्तों अगर इनिशियली बच्चे के पास जो है वो सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से नहीं है तो बच्चे के माता पिता के नाम से जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। हालांकि अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन वो आपको बच्चे के नाम से बनवाकर प्रमाण पत्र देना होता है। अदरवाइज अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बच्चे के एडमिशन को कैंसिल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस तरीके से दोस्तों अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो एक सिविल सर्जन या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर के द्वारा जो है एक दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उसको देना पड़ेगा, तभी उनको जो है वो 3% रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिल पाएगा। तो दोस्तों इन केस अगर जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनको देख के लगता है कि बच्चा जो है दिव्यांग की श्रेणी में आ सकता है तो इस केस में उनको जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो है हम इनकरेज करते हैं या केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा यह इनकरेज किया जाता है कि आप उससे संबंधित प्रमाण पत्र बनवा कर रखें ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में है तो अगर उनके सर्विस के बेसिस पर अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों उससे संबंधित जो है वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये जो प्रमाण पत्र बनेगा ये बच्चे के माता पिता जिनके सर्विस के आधार पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में एडमिशन लिया जा रहा है उनके ऑफिस के हेड के द्वारा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ये हम आपको अगले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होते हैं जिन पर जो है ये सर्टिफिकेट बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको उस पर जो है पिछले 7 साल में बच्चे के माता पिता के कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांसफ़र की सारी डिटेल, कब से कब कहाँ रुके थे, किस डेट से किस डेट को जो है ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी डिटेल वहाँ के ऑफिस हेड के द्वारा जो है बना कर दिया जाता है। उनका नाम वहाँ पर होना चाहिए, डिजिग्नेशन होना चाहिए और उनके स्टाम्प वगैरह साइन वगैरह होना चाहिए। इसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर अनयूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर कोई यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय है तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर आप ऐसा कोई भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं जिसके आधार पर आपका पता जो है वेरीफाई हो जाए। वो सरकारी एड्रेस प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे के माता या पिता का पासपोर्ट, बच्चे के माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चे के माता पिता के घर का बिजली का बिल पिछले 3 महीने से पुराना ना हो। इसी तरीके से कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप जो है दे सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो है
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है एडमिशन के लिए राइट रखते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप फॉर्म को कम्प्लीटली भरें और सही सही भरें। दोस्तों किसी भी तरीके का रॉन्ग सर्टिफिकेट आप जो है यहाँ पर ना प्रोड्यूस करें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर सर्टिफिकेट की जाँच की जाती है। और किसी भी स्टेज पर, एडमिशन के किसी भी स्टेज पर आपके सर्टिफिकेट की क्रेडिबिलिटी जो है अगर वो रॉन्ग पाई जाती है, यानी कि सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों जो भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे क्लास 1 में, वो सब ऑनलाइन होंगे। और इसी तरीके से जो डबल शिफ्ट के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, यानी कि किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में एक शिफ्ट होती है केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 1 और दूसरी शिफ्ट होती है केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 2, तो ऐसे केसेस में दोनों केंद्रीय विद्यालय अलग अलग केंद्रीय विद्यालय जो है वो माने जाते हैं। जैसे कि वो दो पर्टिकुलर अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ऐसा नहीं कि वो एक ही केंद्रीय विद्यालय है। तो आप फॉर्म भरते टाइम शिफ्ट 1 अगर चुनते हैं तो आप शिफ्ट 2 भी चुन सकते हैं। दोनों में अलग अलग एडमिशन का प्रोविज़न होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दोनों में जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जो है इसी तरीके से जो है ये सारी जानकारियाँ हैं, और आगे हम आपको और भी जानकारी दे दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RTE कैटेगरी के तहत भी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, जो कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस होता है कि वो RTE कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का फॉर्म भरें। लेकिन दोस्तों RTE कैटेगरी के तहत फॉर्म भरने के लिए कुछ जो है रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो RTE कैटेगरी में वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन में आते हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप या वीकर सेक्शन क्या होते हैं, इस वीडियो में आगे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है, आपको डिस्टेंस का क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना होता है। पहला जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, यानी कि अर्बन एरिया से आते हैं, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, रेडियल डिस्टेंस यानी कि त्रिज्यीय दूरी जो होती है गोलाई में, वो जो है 5 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं। और अगर आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर की रेंज में है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो ही आप RTE के तहत अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बच्चे का फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन वो RTE के तहत नहीं होगा, आपका नॉर्मली जाएगा, वो कैटेगरी 5 में जाएगा अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, और अगर आप सिविल या डिफेंस सेक्टर की कैटेगरी में भरते हैं। और इसी तरीके से कैटेगरी 6 में जाएगा अगर आप जो है प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर IHL की कैटेगरी में भरते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप क्या बताया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो कि रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ऐसा कोई भी ग्रुप जिसको किसी न किसी तरीके से डिसएडवांटेज की कैटेगरी में रखा गया, चाहे वो सोशली हो, कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, जियोग्राफिकली हो, लिंग्विस्टिक हो, जेंडर हो, या ऐसे कई फैक्टर जो कि किसी न किसी तरीके से उनको एक पिछड़े का दर्जा देते हैं, तो वो सारे जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। और इसी तरीके से चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी कि जो दिव्यांग की श्रेणी में बच्चे आ रहे हैं किसी भी तरीके की, जैसे कोई भी बच्चे हों जिनको एक स्पेशल नीड की ज़रूरत है, ऐसा बच्चा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो भी ये चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आएगा, और उसको RTE एक्ट के तहत जो है वो एडमिशन का प्रोविज़न केंद्रीय विद्यालयों में दिया गया है। और इसी तरीके से दोस्तों डिफिनीशन ऑफ वीकर सेक्शन, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो वीकर सेक्शन में वो बच्चे आएंगे जिनके माता पिता, या फिर बच्चे के अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन, तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो वहाँ की सरकार द्वारा जो एनुअल इनकम की लिमिट है जो तय की गई है उसके आधार पर उससे कम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में जो वहाँ की सरकार ने लो इनकम लिमिट यानी कि मिनिमम इनकम लिमिट का क्राइटेरिया है वो 1 लाख रुपए तय किया है, तो अगर बच्चे की इनकम 1 लाख, बच्चे के माता पिता या उसके परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, यानी कि 95,000 है, 80,000 है, 45,000 है, जो भी है, तो वो फिर वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आएगा बच्चा, और उसके आधार पर वो RTE कैटेगरी में एडमिशन के लिए पात्र हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको डिस्टेंस का क्राइटेरिया बता दिया कि शहरी क्षेत्रों में जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर की रेडियल डिस्टेंस में होनी चाहिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है, ये उन बच्चे और माता पिता को इनकरेज करने के लिए किया गया है ताकि जो लोकल के बच्चे हों वो
इस RTE का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, उनके एडमिशन को जो है वो यहाँ पर इनकरेज किया गया है। कोई कोई केंद्रीय विद्यालय बहुत ही ट्राइबल एरिया में होते हैं, बहुत ही दूर दराज इलाकों में होते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनको उनको भी जो है एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरीके का जो है वो प्रोविज़न किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप RTE के तहत एडमिशन लेते हैं तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको जो है वो आपके बच्चे का देना होता है इसी तरीके से, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है राइटिंग फॉर्म में बच्चे के माता पिता को कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतनी है। तो दोस्तों, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट होता है ये भी वेरीफाई होता है, तो इसको आप जो है उस हिसाब से दें ताकि जो है इन्फॉर्मेशन सही हो, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो दोस्तों, इस तरीके से ये RTE कैटेगरी के तहत जो है वो एडमिशन होते हैं। दोस्तों, RTE तहत कैटेगरी के तहत एडमिशन होने के बहुत से अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों को कोई भी तरह की फ़ीस नहीं देनी होती है अगर उनके बच्चों का एडमिशन RTE कोटा के तहत होता है। तो RTE कोटा में जो एडमिशन होते हैं वो टोटल जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उनकी 25% सीट्स पर होता है। जैसे कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 100 सीटें हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए, तो जो RTE कोटा के तहत सीटें होंगी अवेलेबल वो 25 सीटें अवेलेबल होंगी। तो 25 सीटें दोस्तों बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आप RTE कोटा की एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म RTE कोटा के तहत ज़रूर भरें। और दोस्तों, अगर बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में RTE एक्ट के तहत हो गया है तो उसको क्लास 8 तक वो सारी सुविधाएं मिलेंगी RTE के तहत एडमिशन की, जो कि उसको मिलनी चाहिए, जैसे कि फ़ीस वगैरह में जो एक्सेप्शन मिलते हैं और भी हर तरह के कंसेशन। तो दोस्तों, जब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने बच्चे का एडमिशन के लिए तो एड्रेस प्रूफ आपको जो है वो देना होता है। और दोस्तों, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक की जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो ऑफलाइन होती है, और उसके फॉर्म वगैरह इंडिविजुअल केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर निकाले जाते हैं, और उसके आधार पर जो भी होता है वो ऑफलाइन एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये एडमिशन गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको बताई। मैंने मेजर टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी हर पर्टिकुलर टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो हम आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारी जानकारी टाइमली आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देख लीजिए, और अगली वीडियोस आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं एडमिशन से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल है, आपको इन गाइडलाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, हम आपके कमेंट को लगातार एनालाइज करते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम आपके कमेंट को लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें चीज़ों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।